हेलो फ्रेंड, नोट्स बीच में आप सबका वेलकम है। आज हम आप सबके सामने लेके आए हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का हिंदी कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर का जो है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके पहले वीडियो में हमने आधे लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित कीजिए। उत्तर, पारिभाषिक शब्दावली का विकास भाषक को वैज्ञानिक और तकनीकी अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान करने के लिए आवश्यक है। ज्ञान विज्ञान की अधिकाधिक शाखाओं में नई से नई तकनीक, प्रगति एवं अन्य खोजों को अभिव्यक्त करने में समर्थ भाषा को ही भाविक और सामाजिक दृष्टि से विकसित और समृद्ध भाषा माना जाता है। पारिभाषिक शब्द की परिभाषा इस प्रकार है। डॉक्टर डंकल झाल्टे के मतानुसार जो शब्द सामान्य व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त न होकर ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट किंतु निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। डॉक्टर गोपाल शर्मा के अनुसार पारिभाषिक शब्द वह शब्द है जो कि किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है तथा जिसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो केवल विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तथा जिनकी उन विचारों और शास्त्रों के संदर्भ में परिभाषा दी जाती है, जैसे अद्वैतवाद, दर्शन, कथानक, आलोचना, क्रिया विशेषण, व्याकरण आदि। चूँकि इस प्रकार शब्दों की परिभाषा दी जा सकती है, इसलिए इन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। अथवा सब अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से पारिभाषिक होने वाले शब्दों को भाषिक शब्द कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों को हिंदी में तकनीकी शब्द भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारूपण का सामान्य परिचय बताइए। उत्तर, आलेखन का ही समानार्थी शब्द प्रारूप का आशय होता है किसी प्रस्ताव, योजना, विधेयक आदि का वह प्राथमिक रूप जो शीघ्रता में तैयार किया जाता है किंतु बाद में कुछ काट छाट या संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। इसे मसौदा या प्रालेख तथा खरा नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रारूप से प्रारूपण शब्द बनता है। प्रारूपण के लिए हिंदी में ड्राफ्टिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसे आलेखन, प्रालेखन, प्रारूप लेखन तथा मसौदा लेखन भी कहते हैं। प्रारूपण से तात्पर्य उस पत्र लेखन से है जिसमें आदेश, निर्देश, विज्ञापन अथवा अन्य किसी प्रकार की सामग्री के आधार पर पत्र लेखन की समस्त बातों को पूरा करते हुए लिखा जाता है, अर्थात टिप्पणी लेखन के पश्चात और पत्र प्रेषण के पूर्व होने वाले कार्यालयी कार्यवाही को प्रारूपण कहा जाता है। व्यावहारिक दृष्टि से सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में जो ड्राफ्टिंग की जाती है उसे प्रारूपण ही कहा जाता है। प्रारूपण, प्रालेख ड्राफ्ट जारी करने से पूर्व संबंधित अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पारिभाषिक शब्दावली के प्रयोग ने ड्राफ्ट के लिए प्रारूप और ड्राफ्टिंग के लिए प्रारूपण समानक शब्द निर्धारित किए हैं और ये नए शब्द होने के बावजूद अर्थ व्यंजना में पूर्ण समर्थ हैं। कार्यालयों में प्रारूप लेखन और मसौदा लेखन शब्द ही प्रचलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पावर पॉइंट क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। उत्तर, पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया जिसका प्रयोग स्लाइड बनाकर कंप्यूटर पर किसी विशेष विषय से संबंधित प्रदर्शन के लिए किया जाता है। इसे पावर पॉइंट के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में सूचनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का सबसे उपयुक्त माध्यम पावर पॉइंट को माना जाता है। कक्षा में शिक्षक छात्रों के समक्ष किसी भी विषय पर तथ्यपरक प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं जो छात्रों को ज्ञानार्जन में प्रभावी सिद्ध होगा। हिंदी भाषा के विद्यार्थियों को शब्द भंडार, व्याकरण, लेख, उदाहरण इत्यादि की जानकारी प्रभावी ढंग से दी जा सकती है। पावर पॉइंट प्रारंभ करना। पावर पॉइंट को प्रारंभ करने के लिए कंप्यूटर को चालू करके स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, फिर प्रोग्राम मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की सूची पटल आ जाएगी। इस सूची में पावर पॉइंट पर क्लिक करने से पावर पॉइंट की विंडो मॉनिटर पलट पर आ जाएगी। यही पावर पॉइंट का खुलना कहलाता है। पावर पॉइंट प्रारंभ होने पर मॉनिटर पटल पर पावर पॉइंट विंडो दिखाई देती है। पावर पॉइंट विंडो में नीचे लिखे तत्व दिखाई देते हैं जिनका उपयोग करके आवश्यकतानुसार स्लाइडों का निर्माण किया जा सकता है।
टाइटल बार। विंडो के सबसे ऊपरी हिस्से में एक पट्टी होती है जिसमें पावर पॉइंट का नाम तथा दूसरे छोर पर विंडो के आकार को छोटा करने के लिए मिनिमाइज बटन, आकार बढ़ाने के लिए मैक्सिमाइज बटन तथा विंडो को बंद करने के लिए रिस्टोर बटनों के चिन्ह होते हैं। मेनू बार। टाइटल बार के ठीक नीचे एक पट्टी और होती है जिसे हम मेनू बार कहते हैं। इस मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, स्लाइड, शो, विंडो तथा हेल्प नामक बटन होते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार। मेनू बार के नीचे एक पट्टिका में छोटे छोटे चित्रों के रूप में कुछ कमांड तथा ऑप्शन दिए होते हैं। प्रयोक्ता वांछित कमांड या ऑप्शन के लिए इसमें से किसी पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर्मेट बार। पावर पॉइंट की विंडो में एक फॉर्मेट बार होता है। इस बार की सहायता से प्रयोक्ता फॉन्ट का टाइप, प्रकार व साइज, रंग, लेखांकन, आकार आदि व्यवस्था करते हैं। स्टेटस बार। इस बार की सहायता से प्रयोक्ता अपने प्रस्तुतिकरण की स्लाइड संबंध में वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता है। स्टेटस बार में ही विभिन्न व्यू बटन होते हैं। इन बटनों की सहायता से किसी स्लाइड को विभिन्न प्रकार से देखा जा सकता है। इसी बार से ही वर्तमान स्लाइडों की संख्या तथा कुल स्लाइडों की संख्या भी ज्ञात की जा सकती है। स्टैंडर्ड टूल बार। पावर पॉइंट विंडो को मेनू बार के ठीक नीचे स्टैंडर्ड टूल बार होता है। इस बार में कट, पेस्ट, ओपन, सेव आदि से संबंधित कुछ चित्रमय बटन होते हैं। माउस की सहायता से इन पर क्लिक करके इनका प्रयोग किया जा सकता है। ड्राइंग टूल बार। मुख्य स्क्रीन के नीचे बाईं ओर ड्राइंग टूल बार होती है। इस बार की सहायता से प्रस्तुतिकरण में वृत्त, आयत, लेखांकन आदि का कार्य किया जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए प्रेजेंटेशन का महत्व। प्रेजेंटेशन देना शैक्षणिक कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण व्यवहारिक पाठ्यक्रम है जिसमें छात्रों को प्रेजेंटेशन स्किल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इससे उन्हें शिक्षकों द्वारा दिए गए विषयों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने का मौका मिलता है। दर्शकों से बात करने की विद्यार्थियों की क्षमता का विकास करना उन्हें आगे या उच्च शिक्षा में अपने समय से मिलने वाले सबसे बड़े लाभों में से एक है। विद्यार्थी जीवन के प्रत्येक चरण में जो भी वे अध्ययन करते हैं हर विषय में स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वास से पेश करने की क्षमता बहुत मूल्यवान है। यह उन्हें अकादमिक कार्य, नौकरी के साक्षात्कार तथा उनके भविष्य के कामकाजी जीवन में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा उनके पेशेवर विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रभावी संचार कौशल एक मूल्यवान जीवन कौशल है जो विद्यार्थियों की आगे की शिक्षा और भविष्य के करियर में उनकी मदद प्रदान करेगा। प्रेजेंटेशन के लिए सही विषय का चयन करना बहुत महत्व रखता है। ये न सिर्फ उस विषय में हमारी रुचि को बढ़ाएगा बल्कि नए विषयों के शोध में करने पर एक अवसर भी मिलेगा। विभिन्न वेबसाइटों छात्रों को हिंदी प्रेजेंटेशन बनाने और विचार प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। हिंदी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए छात्र अंग्रेजी वेबसाइट से भी मदद ले सकते हैं और हिंदी अनुवाद कर प्रमुख बिंदुओं को अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं। हिंदी प्रेजेंटेशन टॉपिक समाज, देश, आत्मविकास, इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, कंप्यूटर इत्यादि पर आधारित लगभग सभी समान विषयों में से संबंधित हो सकते हैं। कुछ नवीनतम विषय से संबंधित शीर्षक टॉपिक निम्नलिखित हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हिंदी विषय में सोशल मीडिया और व्यवसाय, शिक्षा तथा समाज पर इसके प्रभाव, भूमंडलीय उष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग कारण और उपाय, जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती, तकनीकी बेरोजगारी, डिजिटल इंडिया चुनौतियाँ, भारत में गरीबी और उसके कारण, शैक्षणिक स्वतंत्रता, महिला सशक्तिकरण, मानवीय पूंजी निर्माण, प्रतिभा पलायन, जीवन में सौंदर्य बोध का महत्व। भारत में वन्यजीव संरक्षण के प्रयास, वैदिक गणित के सूत्र, मुद्रा संरक्षण के तरीके, सौर ऊर्जा और उसके फायदे, छात्रों में तनाव, मौसम और जलवायु, ग्रीन हाउस प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 4, कार्यालयीय अनुवाद पर प्रकाश डालिए। कार्यालय। उत्तर, कार्यालय अर्थात कार्यधन आलय। कार्यालय शब्द की इस व्युत्पत्ति से ध्वनित होने वाला मूलार्थ है कार्य करने का स्थान, परंतु जब अनुवाद के संदर्भ में विचार करते हैं तब यह व्युत्पत्ति
व्युत्पत्तिपरक अर्थ बाधित होकर सीमित अर्थ देने वाला लगता है। इस सीमित अर्थ में कार्यालय शब्द का अर्थ होता है दफ्तर, जिसके लिए अंग्रेजी में ऑफिस शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार कार्यालय के क्रियाकलापों का अनुवाद कार्यालयी अनुवाद कहलाता है। भारत में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है, अतः यहाँ कार्यालय अनुवाद का संबंध केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारें, संसद आदि विभिन्न क्षेत्रों के कार्यालयों में होने वाली गतिविधियों से होता है। इसके अनुवाद में भी कार्यालयी अनुवाद की परिधि में आ सकते हैं। इस परिधि में इसके अतिरिक्त लोकतंत्र के अंगों विधि, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों की सामग्री का अनुवाद भी आ जाता है। कार्यालयी अनुवाद संबंधी सामग्री के विभिन्न स्रोत हैं, जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, प्रतिवेदन, आलेखन, टिप्पणी, विज्ञापन, नियम, अधिनियम, आवेदन आदि। इसके साथ ही विभिन्न प्रकार की विदिताएं, लाइसेंस, परमिट जैसे विषय कार्यालयी अनुवाद के स्रोत हैं। कार्यालयी अनुवाद संबंधी सामग्री के स्रोत का वर्गीकरण करते हुए डॉक्टर आलोक कुमार रस्तोगी लिखते हैं, भारत सरकार के अनुवाद कार्य को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक नित्य महत्व की सामग्री जैसे नियमावली, रजिस्टर, फॉर्म, कार्यविधि से संबंधित संहिताएं, मैनुअल आदि। दूसरी कोट में वह सामग्री आती है जिसका नैतिक महत्व नहीं होता, जैसे संकल्प, सामान्य आदेश, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक रिपोर्ट, सदन के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने वाले कागज, संधियां, करार आदि। भारतीय संविधान की संरचना के साथ ही भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्थान प्राप्त है। संविधान में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। अंग्रेजों के शासन काल में कार्यालयों का समस्त कार्य अंग्रेजी भाषा में होता था, परंतु स्वाधीनता के बाद यह अनुभव किया गया कि समस्त कार्यालयी कार्य देश की अपनी भाषाओं में किए जाएं। फलस्वरूप भारत में अनुवाद का महत्व अचानक बढ़ गया और अब तो विकास की तीव्र गति और उसके व्यापक स्वरूप के कारण अनुवाद का भी क्षेत्र विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, पारिभाषिक शब्द की प्रमुख विशेषताएं बताइए। उत्तर, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार पारिभाषिक शब्द की प्रमुख विशेषताएं अग्रलिखित हैं। नंबर 1, पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुस्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए। नंबर 2, एक विषय या सिद्धांत में पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक विषय में एक संकल्पना या एक वस्तु के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द होना चाहिए। नंबर 4, पारिभाषिक शब्द यथासाध्य छोटा होना चाहिए ताकि प्रयोग में असुविधा न हो, जैसे टीवी, एड्स आदि। क्वेश्चन नंबर 5, पारिभाषिक शब्द को यथासाध्य मूल होना चाहिए, न कि व्याख्यात्मक, जैसे अनशन शब्द अधिक अच्छा है अपेक्षाकृत भूख हड़ताल के। नंबर 6, सामान्य श्रेणी के पारिभाषिक शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए, जैसे रसायन शास्त्र में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि। नंबर 7, पारिभाषिक शब्द ऐसा होना चाहिए जिससे सरलता पूर्वक नए शब्द बनाए जा सके, जैसे मानव से मानवता, मानवीकरण, मानवीकरण, मानवीयता, मानविकी आदि शब्द सरलता से बनाए गए हैं। इसके स्थान पर नृ ले तो इस प्रकार शब्द बनाना कठिन होगा, जबकि इसका भी अर्थ मानव ही है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रभावी पत्र की विशेषताएं बताइए। उत्तर, प्रभावशाली पत्र की विशेषताएं, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रयुक्त पत्रों की रचना प्रक्रिया, शैली तथा भाषा की एक अपनी विशिष्ट परंपरा एवं पद्धति होती है। सामान्य सरकारी कार्य विशिष्ट ठर्रे पर चलते हैं। ऐसे पत्रों में न तो स्वतंत्र विचार एवं भाव का स्थान होता है, न स्वतंत्र शैली आविष्कार की जा सकती है, परंतु युग परिवर्तन के साथ साथ जिस प्रकार शासन प्रणाली बदलती है उसी प्रकार उसकी कार्य प्रणाली में भी बदलाव आना जरूरी है। अतः प्रभावशाली पत्र लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। सरलता आदर्श पत्र की अनिवार्यता है। पत्र दुर्बोध न हो यह आवश्यक है। पत्र लेखन के विचार तथा पत्र का उद्देश्य प्रेषित की समझ में सहज भाव से आना चाहिए। दुर्बोध पत्र का कोई उपयोग नहीं है। पत्र द्वारा कही जाने वाली बातों एवं तथ्यों को सीधे ढंग से और स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए। पत्र में किसी प्रकार की उलझन आदि पैदा न करके सहज व स्वाभाविक रूप से पत्र लिखा जाना चाहिए। व्यापारिक पत्र में भी साहित्यिक व अलंकृत शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्र द्वारा पांडित्य प्रदर्शन मूर्खता का परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 7,
संक्षेपण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। संक्षेपण का शाब्दिक अर्थ है छोटा करना, सार प्रस्तुत करना, सार संक्षेप आदि। इस प्रकार संक्षेपण का अर्थ हुआ एक बड़े अनुच्छेद में अव्यक्त विचारों का समाज शैली में प्रस्तुत सार संक्षेप। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी के शब्दों में संक्षेपण किसी अवतरण अथवा किसी प्रपत्र अथवा किसी एक विषय पर लिखे गए अनेक प्रपत्रों या पत्रों आदि के सार तत्व अथवा मूल विषय को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करने की कला है। संक्षेपण की विशेषताएं। श्रेष्ठ संक्षेपण की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, मूल का सार। संक्षेपण मूल का अनुलेखन है। इसमें मूल के स्वर, भाव, विचार, प्रभाव तथा तथ्य का रक्षण आवश्यक है। इसमें अनावश्यक एवं अप्रासंगिक तत्वों का परित्याग अपेक्षित है। क्रमबद्धता। मूल अनुच्छेद में अव्यक्त या निरूपित मुख्य भाव एवं विचारों की क्रमबद्ध स्थापना संक्षेपण की दूसरी विशेषता है। असंबद्ध, असंगत, क्रमहीन भाव, विचार और तथ्य का संक्षेपण में कोई स्थान नहीं है। संक्षिप्तता। संक्षिप्तता संक्षेपण की तीसरी अनिवार्य आवश्यकता है। यह उसका आधारभूत गुण है। संक्षेपण का आत्म ही संक्षिप्तता है। नंबर 4, अस्पष्टता। यह संक्षेपण की चौथी विशेषता है। मूल भावों, विचारों, तथ्यों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। व्यवहारिक भाषा और प्रवाहमयता। भाव संक्षेपण की भाषा का व्यवहारिक और प्रवाहमय होना उसकी प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषता है। अतः इसके संक्षेपण को चाहिए कि वह कठिन, अलंकृत और समास बहुल शब्द का प्रयोग न करें। क्वेश्चन नंबर 8, संक्षेपण के लिए स्पष्ट निर्देशों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, संक्षेपण के संबंध में उल्लेखित नियमों के पालन के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके विषय में स्पष्ट निर्देश का देना अपेक्षित है। वे निर्देश अधोलिखित हैं। उत्तर, संक्षेपण के संदर्भ में उल्लिखित नियमों के पालन के बाद भी कुछ ऐसी बातें हैं जिनके विषय में स्पष्ट निर्देश कर देना अपेक्षित है। वे निर्देश अधोलिखित हैं। नंबर 1, संक्षेपण में मूल अवतरण में आए हुए उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण एवं तुलनात्मक विचारों का समावेश वर्जित है। नंबर 2, संक्षेपण सामान्यतः भूतकाल और अप्रत्यक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए। नंबर 3, इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 4, मूल अनुच्छेद के शब्दों और वाक्यों का प्रयोग त्याज्य है। नंबर 5, इसमें क्लिष्ट शब्दाडंबर और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। नंबर 6, भाषा सहज, सरल, चुस्त होनी चाहिए, न कि मुहावरेदार और अलंकारिक। नंबर 7, वाक्य योजना सरल और छोटी होनी चाहिए। नंबर 8, इसमें टीका, टिप्पणी और आलोचना की छूट नहीं होती। नंबर 9, संक्षेपण में भूमिका तथा उपसंहार का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। नंबर 10, मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छांट कर निकाल देना चाहिए। नंबर 11, आरंभ और अंतिम वाक्य कितना प्रभावशाली होना चाहिए जो मूल विषय के भाव या विचारों को स्पष्ट कर दे। नंबर 12, अपनी ओर से संक्षेपक कुछ न जोड़ें। नंबर 13, संक्षेपण में पर्यायवाची समानार्थी शब्दों का प्रयोग वर्जित है। ऐसा न करने पर पुनरुक्ति दोष आ जाता है। तो ये थे हमारे जो है 8 क्वेश्चन। इसके आगे कोई क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देंगे। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।